गया। अब इसके लिए ये आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ड्रा किया। सिंपल केस ये है कि आप इसको ईजिली जो है स्ट्रेट लाइन से दोनों क्लास को डिवाइड कर पाए। ये क्लास ओमेगा 1 है, ये क्लास ओमेगा 2 है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लाइन आपने ड्रा की, स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन के जो भी इस साइड में आएगा वो जो है वो क्लास ओमेगा 2 में बिलोंग करेगा, और जो भी इस क्लास में आएगा वो क्लास ओमेगा 2 में वो आपका ओमेगा 1 में बिलोंग करेगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं कि ओमेगा 1 के मीन से इसकी डिस्टेंस ओमेगा 2 के मीन की तुलना में कम है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 इज़ लार्जर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर क्लास omega 2, therefore we can say that this object will be belonging to class omega 1, ठीक है। therefore this will be belonging to class of omega 1। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। थोड़ा सा केस को कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्योंकि ये केस आपका हर केस में नहीं होगा कि आप इजीली जो है डिस्टिंग्विश कर ले जाएं, ठीक है, इजीली डिस्टिंग्विश कर ले जाएं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी केस। देयर मे बी सम केसेस दैट, मान लो यहाँ पर हमने स्टार बनाया और स्टार कुछ इस तरीके से है आपका, ठीक है, और मान लो यहाँ पर हमने सर्किल बना दिया, किसी और कलर को ले लेते हैं, ब्लू कलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किल आपने बना दिया। अब सर्किल और स्टार को आपको क्या क्या करना है, आपको इसको अलग अलग करना है। क्या स्ट्रेट लाइन से करेंगे? अगर स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा किया, मान लो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा किया, तो आप देख रहे हैं कि 3 जो आपके सर्कल्स हैं वो आपके जो है क्लास ओमेगा 1 में आ गए हैं, ठीक है। अगर ये क्लास ओमेगा 1 है, ये क्लास ओमेगा 2 है, तो 3 ऐसे ब्लू सर्किल हैं जो कि क्लास ओमेगा 1 में आ गए। अगर मान लो कोई आपसे कहे कि नहीं ये लाइन ठीक नहीं है, थोड़ा सा इसको बाएं हाथ पर करो तो और ज़्यादा एक्यूरेटली आएगा, है ना। तो मान लिया किसी ने बताया कि यहाँ कर लो तो ये बिल्कुल ठीक आएगा, तो यहाँ आपने किया, फिर भी क्या हो गया, एक रेड पॉइंट क्लास ओमेगा 2 में आ रहा है, ठीक है, और एक ब्लू पॉइंट जो है वो क्लास ओमेगा 1 में आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा सा इधर आपका आ गया, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। अब आप में से कुछ विद्वान लोग बोलेंगे कि सर आप स्ट्रेट लाइन मत खींचिए, स्ट्रेट लाइन से तो संभव ही नहीं है, आप इस तरीके से कर लीजिए। ये बिल्कुल जो है आपका अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। लेकिन आप ये बताओ, अब ये क्या है, कर्व है, ठीक है, इस कर्व में लूप कितने हैं? अगर मान लो ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस हम यहाँ पर इमेजिनरी टाइप की मान लें, तो इस एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 बार तो कम से कम काट रहा है, और अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें तो और भी काटा है, तो एटलीस्ट 3 डिग्री का तो है ही, है ना, क्योंकि 3 जीरोज़ यहाँ पर हैं, तो एटलीस्ट ये कर्व जो है 3 डिग्री का तो हो गया, यानी कि 3+ डिग्री का ये कर्व है। अब इसको जो है अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो तोते उड़ जाएंगे इसके, है ना, और अगर जो है किसी सिस्टम से सॉल्व करवाएंगे तो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये आपका जो है टफ काम हो गया, है ना। तो हम क्या करें, तो हम थोड़ा सा ये कह दें कि भाई ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, 1-2 पॉइंट अगर गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना, 1-2 पॉइंट हम झेल लेंगे, है ना। इस तरीके से हम यहाँ पर इसी वाले लाइन को मान लेंगे कि ये आपका डिस्क्रिमिनेटिंग लाइन है, और अगर हम इसके लिए एक कर्व जो है ड्रा करें, थोड़ा सा, हाँ, एक कर्व अगर हम इसके लिए ड्रा करें तो कर्व आपका किस तरीके से ड्रा होगा। गॉस ऑलरेडी जो है बता दिया है कि फॉर स्टेबल फंक्शन द कर्व शुड बी मैक्सिकन कैप टाइप कर्व। तो ये कर्व आपका इस टाइप से होगा, क्योंकि रेड पॉइंट आपका यहाँ आया तो इस तरीके से ये कर्व आपका होगा। और दूसरा के लिए आप ड्रा करें तो कुछ पॉइंट इस साइड में भी आ रहे हैं, तो मान लो इस तरीके से कर्व आपका होगा, और ये इस तरीके से हुआ। बात समझ में आ गई? यानी कि ये जो पर्टिकुलर जोन है ये आपका एरर बताने वाला जोन है,
ये पर्टिकुलर जोन क्या क्या कर रहा है, इसमें एरर आ रही है, ठीक है। तो इस केस में हम जो है एरर की एनालिसिस करेंगे कितनी एरर है, क्योंकि अगर हम किसी यहाँ इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के में अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचें तो एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि दो पॉइंट आपको मिल रहा है, तो आप गारंटीड नहीं कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर किस क्लास में, ये पर्टिकुलर आइटम किस क्लास में बिलोंग कर रहा है ना। ये जो है ओमेगा 1 क्लास में है या फिर ओमेगा 2 क्लास में है। तो यहाँ पर बेस साहब घुस गए। बेस साहब ने कहा भैया ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट मिल रहा है ये ज़्यादा हायर पोजीशन पर है बशर्ते इस पॉइंट के, है ना। ये पॉइंट ज़्यादा जो है ऊंचाई पर है, यानी प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है और इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। और ये आपका जो है ओमेगा 2 का, यानी इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया इस लाइन के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम, मान लो फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम इज एक्स इज़ लार्जर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम। तो इस पॉइंट के लिए क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर फिर से कह पाएंगे कि चूँकि इसकी प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा है तो द आइटम शुड बिलोंग टू क्लास ओमेगा 2। ये बात समझ में आ गई सबके? एक आदमी कोई बोला, ये बात समझ में आई कि नहीं आपके? ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि आइटम यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट पर लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 इज़ लार्जर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2, इसलिए यहाँ पर जो आइटम लाई कर रहा है वो क्या होगा, वो क्लास ओमेगा 1 में बिलोंग होता हुआ माना जाएगा। इस तरीके से ये आपका हुआ। तो इस टाइप का जो भी आपका फार्मूला था आपको पता है बेस साहब ने दिया था, ठीक है, इसको बेस साहब ने दिया था। तो ये आपका बेजियन डिसीजन थ्योरी में ये चीज़ें आपकी आ गई, ठीक है। एक्स क्या हो गया, एक्स आपका फीचर हो गया, क्योंकि कोई भी आइटम अगर आप जो है सिलेक्ट करते हैं, बेस साहब ने कहा था कि पी ऑफ ओमेगा 1 विथ फीचर वेक्टर एक्स इक्वल टू पी ऑफ ओमेगा, ये मान लो आई है, पी ऑफ ओमेगा आई विद रिस्पेक्ट टू दैट फीचर वेक्टर एंड पी ऑफ एक्स, ठीक है। और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज पी ऑफ एक्स विथ दैट क्लास and this is also called as the class conditional probability, ठीक है। ये जो टर्म है इसको जो है क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और चूँकि ओमेगा नीचे आया है तो इस तरीके से करेंगे। अब जैसे कोई ये कहे, इस लाइन का मतलब आपको पता है क्या है? देखो ये लाइन कहता है कि मैं बीटेक में 90% मार्क्स लाऊंगा, ठीक है, मैं बीटेक में 90% मार्क्स लाऊंगा। तो अब ये देखा जाए कि पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है ना। तो पढ़ने वाला है तो भाई 90% उसके यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, नहीं पढ़ने वाला है तो 90% आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, ठीक है। लेकिन वो 90% लावे, बीटेक में आवे, इसके लिए ज़रूरी है कि बीटेक में वो मतलब एडमिशन तो पावे, ठीक है। तो बीटेक में एडमिशन की प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे, उसके बाद जो है बीटेक में जब आएगा तब हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि 90% लाया कि नहीं लाया। तो पीएक्स और इसका यही मतलब हुआ। तो पहले क्या है, उस क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो चीज़ निकालेंगे, और फिर उस क्लास में जब आएगा तब वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है उस स्टेटमेंट के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी आएगी। क्या बोलिए, आपका फ़ोन हम पे जाना, मुझे नहीं पता। हाँ, तो अब जैसे आप कहें
कि हम घूमने जाएंगे, ठीक है, हम घूमने जाएंगे और खूब जो है मौज काटेंगे। तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आप घूमने जाएं, मौज काटें, इसकी प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि घूमने जाने लायक माहौल बना। जब तक कोविड रहेगा तब तक इस बात की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। तो पहले जो है वहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो चीज़ निकालेंगे, यानी कि px निकालेंगे, और फिर जब वहाँ चले गए आप, ठीक है, अब चूँकि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको बता दिया कि हाँ आप जो है गए घूमने। अब वहाँ पर आप जो है मौज काट पाते हैं कि नहीं काट पाते हैं वो आपकी अलग बात है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये जो है दिखा पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेस साहब ने बोला था कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन दोनों ये आपकी जो है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताती है। अच्छा, तो ये है, तो सेम जो है उसी तरीके से ये भी है ना, सेम उसी तरीके से ये भी है। तो अब ये दोनों टर्म आपके सेम है, तो हम इन दोनों को जो सेम टर्म है इनको हम लिख लेते हैं। तो पी ओमेगा आई with respect to x multiplied by p of x is same as p class conditional probability x with omega I and p omega I, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब आ गया तब हम इसके जो है प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं कि ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसमें W आपका जो है स्टार्ट में रहता है, इसको बोलते हैं ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, इसको याद कर लो, ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। और जिसमें फीचर पहले रहता है, क्लास बाद में आता है, इसको कहते हैं क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी क्लास इसके कंडीशन में आ गया है ना, क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इन दोनों में अंतर जो है समझे रहना, एक दो बार ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेता है, बताओ दोनों में से क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कौन है ना, तो उसमें जो है अक्सर लोग गलत निशान लगा के आते हैं। भाई जहाँ क्लास जो है कंडीशन में रहेगा वही ना क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। तो क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी के पहले? हाँ, ये लिखा है एफ, अच्छा रुको साहब, इसको मैं मिटा के फिर से पहले लिखा है, रुको ए प्रायोरी, ये आई है ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। अब साफ है, क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई सिंपली जो है देखो, ये प्रोबेबिलिटी इन दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, और यही सेम प्रोबेबिलिटी जो है इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर भी है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। भाई x y के बराबर है, x z के बराबर है, जाहिर सी बात है y भी z के बराबर होगा, तो वही हमने लिखा है कि ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये और ये अगर आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब हम यहाँ पर बेज रूल सीधे लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? p ओमेगा i विथ x, सॉरी एक काम करते हैं, क्योंकि ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी अक्सर दी रहती है, ये आपकी अक्सर जो है नोन रहती है, तो क्यों ना हम इसको राइट साइड में लिखें, है ना। अक्सर जो है क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अननोन रहती है, तो हम इसको जो है लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, यानी कि पी एक्स अपान ओमेगा आई इक्वल टू, लेफ़्ट साइड लिख लें, पी ऑफ ओमेगा आई एक्स पी एक्स अपान पी ऑफ ओमेगा आई, ठीक है। तो ये आपका बेज रूल है। या अगर जो है मान लो ये आपको निकालना हो गया, सॉरी, अगर जो है ये आपका दिया है क्लास कंडीशनल दिया हुआ है, ए प्रायोरी निकालना है, तो बस ये आपका इधर चला जाएगा और इक्वेशन आपका थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला आपका केस था, ये वाला केस, अब बेज रूल के हिसाब से अगर आप देखें तो बेज रूल में ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के हिसाब से क्या होगा कि पी ओमेगा
1x इक्वल टू दिस वन। तो हम इसी चीज़ को दोनों क्लास के लिए लिख लेते हैं। चूँकि ये तो एक क्लास के लिए फार्मूला लिखा हुआ है, तो हम इसी फार्मूले को दोनों क्लास के लिए लिख लेते हैं कि भाई ऐसा है कि अगर p ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज़ ग्रेटर देन और लार्जर देन p ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम उस समय कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर आइटम विल बिलोंग टू क्लास ओमेगा 1, अदरवाइज दैट पर्टिकुलर आइटम वुड बिलोंग टू क्लास ओमेगा 2। इस तरीके से ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस चीज़ को डिफाइन करती है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन पर हम मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन पर अब हम मूव करने जा रहे हैं। इसको देखिए आपको, तो अभी मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्या है, जो क्लास को डिस्क्रिमिनेट करने का काम करता है कि दैट पर्टिकुलर आइटम वुड बिलोंग आइदर टू दिस क्लास और टू दिस क्लास। सो बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड इन विच क्लास दैट पर्टिकुलर आइटम विल बिलोंग। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को हम आम तौर पर g से दिखाते हैं, gx, है ना। देखिए ये क्लास है, ये क्लास है, इस लाइन को हम gx से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट केस है, तो आपको समझाने के लिए कि दोनों क्लास किस तरीके से आपका ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो ये आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। अच्छा ठीक है भाई, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। प्रॉपर्टी एक ये है कि दिस फंक्शन शुड बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। अदरवाइज इट वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है, इसकी वैल्यू जो है अगर बढ़ रही है तो केवल बढ़ रही है, अगर घट रही है तो केवल घट रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार वैल्यू बढ़ रही है, फिर उसके बाद घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है ना। ये आपका जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है ना। स्ट्रेट लाइन क्या है, ये आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये भी आपका जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वैल्यू इसकी जो है बराबर जाएगी, और अगर लगभग जो है इनफाइनाइट पर जाएंगे तो वैल्यू लगभग जो है कांस्टेंट जा रही है। तो हम इसे भी जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज तो नहीं है कर रहा है ना, भले ही कांस्टेंट है बहुत जो है आगे जाने पर, लेकिन ये डिक्रीज़ नहीं कर रहा है। तो ये भी जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन का भी यूज हम जो है डिस्क्रिमिनेशन के लिए कर सकते हैं, अगर हमारा उससे फ़ायदा हो रहा है, अगर हम ज़्यादा अच्छे से क्लासीफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि g(i)(x) शुड बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये इसकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि g(i)(x) है क्या, ये जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि किस क्लास में एक पर्टिकुलर आइटम आपका लाई कर रहा है। तो ऊपर वाले एग्जांपल में जो है, अगर आप ध्यान से देखिए वेज वाले में, कि ये जो एप्रायरी प्रोबेबिलिटी है, अगर इस एप्रायरी प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे ये क्लास ओमेगा 1 में है, नहीं तो क्लास ओमेगा 2 में है। यानी कि एक तरीके से ये क्या कर रहा है, ये जो है डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का ही तो काम कर रहा है, या उसके जो है आपके या ये फंक्शन जो है डिस्क्रिमिनेशन जो आपका फंक्शन है उसका जो है प्रोपोर्शनल फंक्शन है। मतलब इसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की वैल्यू डिपेंडेंट होगी, ये तो निश्चित है।
क्योंकि ये वैल्यू ही एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेट करने का काम कर रहा है कि द न्यू आइटम वुड बिलोंग टू क्लास ओमेगा 1 और क्लास ओमेगा 2, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की वैल्यू को हम किस आधार पर कैलकुलेट करें, ठीक है, किस वैल्यू को लेकर के हम बढ़ाएं। और जहाँ p आ गया यहाँ पर हम धाए से बेज रूल अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बेज रूल के सारे फार्मूले अप्लीकेबल हो जाएंगे। ये जो है फ़ायदेमंद वाली बात हो गई। अच्छा, अब चूंकि gx क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका लॉगरिथमिक भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका लॉग ले लें, ठीक है, अगर हम इसका लॉग ले लें तो ये भी जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि gx की प्रॉपर्टी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी है, इट शुड बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका लॉग भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इसकी प्रॉपर्टी पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम रफली मान लें कि ये आपका इक्वल ही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, ln p ऑफ ओमेगा i विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अच्छा, बेस साहब क्या बोलते हैं ज़रा सा देखा जाए, तो हम इसको बेस रूल से ज़रा सा एक्सटेंड करते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने आपको बताई थी, p क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि p x ओमेगा i मल्टीप्लाइड बाई p ऑफ ओमेगा i अपॉन p ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू बेस रूल ये आपका वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें क्लास की बात किस में आ रही है, इसमें आ रही है या फिर इसमें आ रही है? इसमें तो क्लास की बात आ नहीं रही है, तो क्लास की जब px में बात ही नहीं आ रही है, इसका मतलब क्लास को डिस्क्रिमिनेट करने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहाँ है हम जो भी आपका फार्मूला है, क्यों जो है इसको मतलब आसान ना बना दिया जाए, px को क्यों ना हटा दिया जाए, जबकि इसका कोई योगदान नहीं है, तो काहे ना हम इसको टीम से बाहर कर दें। तो हमने इसको टीम से बाहर कर दिया। अच्छा, जब ये टीम से बाहर हो गया तो लॉग है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा सम में बदल जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमने ऑलरेडी लॉग लगाया था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है डील करना टफ होता है, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है बशर्ते कि एडिशन के, ठीक है। तो हम इसको एडिशन लिख लें, लॉग p x ओमेगा i प्लस लॉग p ऑफ ओमेगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई? सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्यों, समझ में आ रहा है ना? हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, गास साहब चले आए। गास साहब ने कहा कि भाई ठीक है, चलो यहाँ तक तो तुम लोग आ गए। तो गास साहब ने इस चीज़ का फार्मूला बताया, क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बताया, इसको तुम लोग याद कर लो, बहुत काम का फार्मूला है। क्योंकि ये जो मैक्सिकन कैप की प्रॉपर्टी है, गास साहब ने कहा कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है। जैसे कि ठेले पर अगर आप एक सेब को ये कहा जाए सरियाइए, तो जो मोस्ट स्टेबल कंडीशन होगी कि वो जो है मिनिमम जो है एरिया भी रहे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी भी रहे, तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, है ना। या तो फ्लैट करोगे तो जो है सरफेस एरिया ज़्यादा लेगा, है ना। अगर उसको स्क्वीज करोगे तो इसी टाइप का शेप लेगा, जो कि मोस्ट स्टेबल शेप होगा, और कोई शेप पॉसिबल ही नहीं है। तो गास साहब ने कहा कि यही आपका मोस्ट स्टेबल शेप है का उन्होंने बड़ा एक अच्छा सा फार्मूला दिया। फार्मूला आपका इस तरीके से है कि p x i इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई, वेरिएंस बाहर रहेगा, और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस हाफ x माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन
सिग्मा स्क्वायर। ये बड़ा ही फेमस फार्मूला है गॉस साहब का। गॉस का मैक्सिकन कैप जो है इसी से ड्रा हुआ है। अगर आप इसको ड्रा करिए तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में एक्स ओमेगा आई है, ठीक है। और मान लो वेरिएंस के रिस्पेक्ट में आप इसको ड्रा कर रहे हैं तो वेरिएंस को यहाँ कर दीजिए। तो इस तरीके से वेरिएंस के रिस्पेक्ट में ये आपका आ गया है ना। सेंट्रल पोजीशन पर वेरिएंस सबसे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे वेरिएंस आपका बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका गॉसियन का फार्मूला हो गया। तो ये जो गॉसियन का फार्मूला है ये आप जो है इस वाले फार्मूले में रख दीजिए। जो ऊपर आपने अभी जो आपने कैलकुलेट किया है डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आपको निकालना है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट जो आपका फंक्शन है उसका फार्मूला ये आया था। अब इसमें इस प्लेस पर ये वाला गॉस वाली चीज़ रख दीजिए। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन लॉग जी आई एक्स जो था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लॉग, ये पूरा का पूरा टर्म लॉग के अंदर आएगा 2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंशियल हाफ माइनस हाफ एफ माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखो पीछे एक पूछ भी है लॉग पी ऑफ ओमेगा आई, इसको भी लगानी पड़ेगी। तो इसको लगा दो लॉग पी ऑफ ओमेगा आई, ठीक है। अब यहाँ पर लॉगरिथमिक जो है अगर आप लेंगे तो सारे टर्म का लॉगरिथमिक ले लीजिए। तो ये आपका होगा ये रूट वाला काम करते हैं, इसको अगले स्टेप में या हम एक काम करें 2 पाई की पावर माइनस हाफ कर दें, इससे हमको आसानी होगी। सिग्मा को अलग कर लें, लॉग ऑफ सिग्मा इन्वर्स हो गया, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो सिंपली ये आपका माइनस बाहर आएगा, माइनस हाफ और एक्स माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, और ये लॉग अपनी प्लेस पर डटा रहेगा ओमेगा आई, ठीक है। अच्छा तो माइनस हाफ को बाहर कर दो तो ये हो गया माइनस हाफ लॉग ऑफ 2 पाई, और इसका भी माइनस बाहर कर दो तो माइनस, वैसे देखा जाए तो ये टर्म तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है ना। कोई भी भाई पाई कांस्टेंट है, सिग्मा जो है वेरिएंस भी कांस्टेंट है, तो अगर इसको ना भी करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये कांस्टेंट है तो हम इसको एक ब्रैकेट में कर दें। जो मेन चीज़ आई है वो हमारी ये आई है हाफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ पी ऑफ ओमेगा आई, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज़ मिली है यहाँ पर हमको, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया सिंगल वेरिएट केस, ठीक है, सिंगल वेरिएट केस हो गया। तो इसमें जो भी डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की वैल्यू होगी वो आपका इस वैल्यू पर ही मेनली आपका डिपेंड करेगी, यानी कि म्यू की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं मीन की वैल्यू बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये टर्म आपका घटेगा, ये टर्म घटेगा। तो इसका मतलब जो है जब ये टर्म घटेगा तो ये पूरा टर्म आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव में है। तो इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि म्यू की वैल्यू इंक्रीज करती है तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी। और इसी तरीके से सिग्मा स्क्वायर के केस में उल्टा है, सिग्मा स्क्वायर अगर आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी घटेगी, क्योंकि ये आपका क्या है, सॉरी ऐसा नहीं है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू घटेगी, और ये घटेगी तो ये पूरा फंक्शन बढ़ेगा। यानी कि सिग्मा स्क्वायर या म्यू दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों बढ़ते हैं तो इससे डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर
बढ़ने वाली है। लेकिन ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगल वेरिएट केस है। और आम तौर पर जब हम जो है अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर जो है प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक वेरिएबल तो आपको मिलना नहीं है ना, आपको ढेर सारे फीचर मिलते हैं, है ना, ढेर सारे फीचर आपको मिलेंगे। जैसे बोल दिया जाए कि बताओ जो है ये आदमी अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर एक फ़ीचर दे दिया जाए कि भाई अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट के बेस पर बताइए ये आदमी अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो आपके मन में है कि भाई जो आदमी 6 फीट का है वो अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं, तो आप उसकी हाइट नापेंगे, 6 फीट का है तो अच्छा है, नहीं तो ख़राब है। लेकिन क्या ये जो है प्रैक्टिकल है? क्या ये बात ठीक है कि 6 फीट वाले सारे अच्छे हैं बाकी आपके बुरे होते हैं, है ना? ये आपकी गलत बात है। तो इसका मतलब ये जो सिंगल वेरिएबल वाला केस है ये आपका बहुत सही केस नहीं है, हमें मल्टीवेरिएट केस ज़्यादा ठीक लगता है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या है, मल्टीवेरिएट केस में आएंगे। सुन रहे हो? सर है अच्छा, तो हम इसी चीज़ को मल्टीवेरिएट केस में लिखने जा रहे हैं। तो मल्टीवेरिएट केस का मतलब क्या है, बाकी सब तो फार्मूला आपका सेम ही रहेगा, यही जो आपका गासियन फंक्शन है यही जो है लोचा फंसा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी की वैल्यू को हमको यहाँ रखना है, बाकी तो फार्मूले में कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यही गासियन फार्मूले को फिर से मल्टीवेरिएट केस में लिख करके फिर से ऐसे ही लॉग निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन यहाँ पर हम निकालते हैं। तो मल्टीवेरिएट केस, ठीक है। तो गासियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन for multivariate case is px इक्वल टू, अब देखो वहाँ क्या था, √2π था, ठीक है। वहाँ क्या था, यहाँ पर 2π रूट था, क्योंकि सिंगल डायमेंशन का केस था। यहाँ जो है यहाँ पर ये आपका मल्टी डायमेंशन है, तो इसलिए 2π की पावर क्या होगा, d/2 होगा, है ना। वहाँ पर 1/2 था, यहाँ पर d/2 होगा। वहाँ क्या था, वहाँ पर आपका सिग्मा था, ठीक है, जो कि वेरिएंस है। यहाँ क्या होगा, कोवेरिएंस होगा, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं, कोवेरिएंस जो है इस वाले सिग्मा को बोलते हैं। तो ये चूँकि स्क्वायर था तो इसका 1 पावर थी, तो ये होगा तो इसकी हाफ पावर होगी, तो यानी कि सिग्मा की पावर हाफ। क्लियर हो गया, है ना। वेरिएंस कोवेरिएंस का मतलब क्या हो गया, वेरिएंस का मतलब है अपने सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना कोई चीज़ वेरी कर रहा है, ठीक है। अब कोवेरिएंस का मतलब किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना वेरी कर रहा है ना। जैसे अक्सर जो है मदर फादर डांटते हैं, अरे देखो वो बच्चा कितना पढ़ रहा है और तुम जो है लुपरई कर रहे हो, है ना, बोलते हैं ना कि ये तो जो है बहुत पढ़ रहा है और तुम जो है खेल रहे हो। तो मतलब वो क्या है, एक जो है तुलनात्मक अध्ययन है कि उसके तुलना में तुम कम पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उसके तुलना में तुम कम पढ़ रहे हो। अच्छा, अगर मान लो सारे जो है लड़के ही हैं, सारे न पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर मान लो सारे के सारे केवल 10 मिनट पढ़ते हैं दिन भर में और आप जो है 11 मिनट पढ़ते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि मीन क्या है 10 मिनट पढ़ने वालों का। तो वहाँ पर क्या होगा, वेरिएंस होगा। और यहाँ क्या है, कोई 2 घंटा दिन में पढ़ता है तो उसके तुलना में 11 मिनट बहुत कम है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोवेरिएंस है। तो ये दोनों में बेसिक आपका अंतर होता है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल टर्म था, एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या था,
एक्सपोनेंशियल के अंदर जो टर्म था, अगर आप याद करिए तो वो टर्म था -12 x माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये केस जो है उस केस में था जो कि सिंगल वेरिएट। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा मल्टीवेरिएट केस में एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि मल्टीवेरिएट में ये कोवेरिएंस आ गया तो सिग्मा, तो ये जो सिग्मा है ये तो आपका क्या होगा, इट शुड बी रिप्लेस बाय दिस वन, इट शुड बी रिप्लेस बाय दिस वन। तो अगर ये इससे रिप्लेस होगा और हम इसको ऊपर करेंगे तो ये आपका क्या होगा, सिग्मा इनवर्स टाइप का होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सिग्मा इनवर्स टाइप का होगा। तो यानी कि हम इसके प्लेस पर यहाँ लिख दें सिग्मा इनवर्स। ठीक है, सॉरी, सिग्मा जब ऊपर आएगा तो सिग्मा इनवर्स। सिग्मा इनवर्स। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है ना, क्योंकि ये सारे क्या है, जब कोवेरिएंस की बात आ गई और सारे टर्म क्या हैं, मैट्रिक्स टाइप के टर्म हैं। तो मैट्रिक्स में जब आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में जब आप स्क्वायर करते हैं तो इस तरीके से स्क्वायर थोड़ा ही होता है ना भाई। बताओ 2 3 4 5 3 4 और 2 3 4 5 3 4 का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? यहाँ नंबर ऑफ कॉलम आपके 3 हैं, यहाँ नंबर ऑफ रोज आपके 2 ही हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप ये कहें कि हम x माइनस म्यू का स्क्वायर कर देंगे तो ये संभव ही नहीं है ना। दोनों का स्क्वायर करने के लिए एक को ट्रांसपोज होना ज़रूरी है, तो इसलिए दिस इज़ इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, यानी कि स्क्वायर हम इस तरीके से सिंपली नहीं लिख सकते हैं, हमें इस स्क्वायर में एक ट्रांसपोज भी लाना होगा। तो यानी कि ट्रांसपोज हम किस तरीके से लिखें, हम लिखें x माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, x माइनस म्यू का स्क्वायर टर्म आ गया और ये वेरिएंस आपका यहाँ पर आएगा, चूँकि नीचे से आया है तो ये आपका इस तरीके से पहले इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर आपका इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस तरीके से वही सेम इक्वेशन मल्टीवेरिएट केस में ये शेप आपका ले लिया। क्लियर है? तो अब हम इसको अपने डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन वाले फार्मूले में लिख दें। ठीक है, तो GIX इसका फार्मूला क्या था हमारा, इसका फार्मूला था log ऑफ प्रोबेबिलिटी x ओमेगा i प्लस log ऑफ ओमेगा i, ये। ठीक है, तो हम इस पूरे वैल्यू को यहाँ पर सीधे लिख दें। तो इसकी वैल्यू को यहाँ सीधे उनको उतारना है, जैसे कि हमने पिछले वाले केस में किया था। तो 2 पाई d/2 सिग्मा हाफ, और ठीक है, और ये चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है तो हम सम कर दें और एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिंपली वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ये आपका ये माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस हाफ x माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू, और ये लास्ट का टर्म एज इट इज़ log ऑफ ओमेगा i। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका टर्म आपका आया। तो ये टर्म अगर आपका आया तो अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए। तो किया जाए सॉल्व थोड़ा सा। सर 2 पाई की पावर में क्या लिख रहे हैं सर? d/2, ये चूँकि हाँ ये d डायमेंशनल केस हो गया ना, ये आपका मल्टीवेरिएट है। मल्टीवेरिएट का मतलब जो है मल्टीपल जो है डायमेंशन हो गए, इसलिए ये हाफ के प्लेस पर d आ गया। d स्टैंड फॉर डायमेंशन। ठीक है,
डी स्टैंड फॉर डायमेंशन। तो ठीक उसी तरीके से ये हो गया माइनस डी बाई 2 log ऑफ 2 बाई और माइनस हाफ log ऑफ सिग्मा माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू टी सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू और प्लस log ऑफ ओमेगा आई। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन में बहुत ज़्यादा योगदान दिख नहीं रहा है हमें, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के कैलकुलेशन में कोई खास कंट्रीब्यूशन हमें दिख नहीं रहा है। और इसी तो क्यों ना हम इसको हटा दें, ठीक है, क्यों ना हम इसको हटा दें। तो इसको आपने हटा दिया तो ये फार्मूला आपका आया आई, इसको लिखा हमने माइनस हाफ सिग्मा इनवर्स म्यू प्लस log ऑफ ओमेगा। तो ये हमारा, अच्छा ये चूँकि log के टर्म में है ना, तो हम सिंपली इसको, ये log था, हाँ log था ना, तो हम इसको सिंप्लीफाई जो है चाह रहे हैं करना, तो हम इसको सिंपली जो है डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन ही लिख रहे हैं ना, क्योंकि मेन काम तो हमको जो है क्लास का डिस्क्रिमिनेशन करना है। तो बार बार log लिखने से बढ़िया है कि हम log को ही मान लें कि यही असली आदमी है ना, यही डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है। तो ये फार्मूला आपको इस तरीके से मिल गया। अब हम इस फार्मूले की थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, इस फार्मूले की हम थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। तो केस 1 हम इसका लेते हैं, केस वन में हम ये मानते हैं कि ये जो कोवेरिएंस है ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर आई के बराबर है, ठीक है। कोवेरिएंस क्या है, ये आपका सिग्मा स्क्वायर आई के बराबर है। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स किस तरीके का होता है, मान लिया कि दो टाइप के फंक्शन हैं, एक आपका एक्स आई है और एक आपका एक्स जे है। तो एक्स आई का रिलेशन एक्स आई से कैसा, सॉरी एक्स वन का रिलेशन जो है वो आपका एक्स वन से कैसा है, एक्स वन का रिलेशन एक्स टू से कैसा है, एक्स वन का रिलेशन एक्स थ्री से कैसा है, एक्स वन का रिलेशन एक्स आई से कैसा है ना। इस तरीके से ये आपने मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी। इसी तरीके से अब जो है 2 की बात, x2 का रिलेशन x1 से कैसा है, x2 का रिलेशन x2 से कैसा है, x2 का रिलेशन x3 से कैसा है और x2 का रिलेशन xi से कैसा है। तो इसी तरीके से लिखते गए आप और लास्ट में लिखे xi का रिलेशन x1 से कैसा है, xi का रिलेशन x2 से कैसा है और xi का रिलेशन xi से कैसा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है इसी तरीके से हो गया। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये केस लेते हैं कि सिग्मा की दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आई, तो आई क्या है, आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम डायमेंशन। और सिग्मा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप ये देख रहे हो कि जो सेम टर्म हैं वही आपके रहेंगे, बाकी जो आपके डिफरेंट टर्म हैं उनके बीच में कोई जो है रिलेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है। यानी कि हम केवल संबंध अपने आप से रखेंगे, बाकी सारे मेरे लिए गौड़ हैं, ठीक है। हम केवल अपने आप से संबंध रखेंगे, बाकी किसी और आदमी से हम जो है संबंध नहीं रखेंगे। यही बात जो है सिग्मा कहता है, क्योंकि ये जो है सिंगल वेरिएट है ही, है ना, इसमें जो है को जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए केवल ये अपनी बात करेगा। तो यानी कि जहाँ जहाँ सेम टर्म है वहाँ तो सिग्मा स्क्वायर आएगा और बाकी जहाँ जहाँ डिफरेंट टर्म है वो आपके जीरो बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। तो दिस टर्म विल बी सेम एज, ठीक है। अगर कोवेरिएंस समझ में आ गया है तो हम इसी टर्म को यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिग्मा स्क्वायर 0 0, ठीक है, 0 सिग्मा स्क्वायर 0 अप टू 0। इसी तरीके से यहाँ पर 0 0 सिग्मा स्क्वायर 0 और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये वाला सिग्मा स्क्वायर होगा। तो यानी कि इस तरीके से वैल्यू आपकी बन के आएगी, ठीक है। इस तरीके से
ये फर्स्ट केस आपका बन के आ रहा है। तो फर्स्ट केस यस नहीं तो सर। बोर तो नहीं हुआ, लेकिन थक गए। अच्छा बोर नहीं हुआ, सब थक गए। अच्छा जब बोर नहीं हुआ। ठीक है, चलो ठीक है, तो बंद करते हैं। यहाँ तक आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिएगा, इसके आगे का हम यस नेक्स्ट सर। लेक्चर